आज मैं बात करूंगा संधि के बारे में और कुछ बहुत ही सरल तरीकों से संधि का प्रयोग करना बताऊंगा। स्वर संधि में सबसे पहले मैं बात करूंगा स्वर के बारे में, यानी स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि की परिभाषा है दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ये परिभाषा है। मुख्य रूप से जिन स्वरों के बारे में एक एक करके मैं बात करूंगा आप लोगों से, वे स्वर हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। इन चार संधियों के बारे में, जो स्वर संधि के भेद हैं, इन चार संधियों के बारे में मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। स्वर इस तरह से हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर हैं जो 5 तरह के स्वर हैं। इन 5 तरह के स्वरों का हम संधि में प्रयोग करेंगे, जो स्वर संधि में। सबसे पहले मैं बात करूंगा दीर्घ संधि के बारे में कि दीर्घ संधि क्या है, कैसे इसका प्रयोग करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं ये स्वर हैं मेरे पास, 5 तरह के अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 5 स्वर हैं। सभी 5 स्वरों को आप ध्यान से देख रहे हैं तो हर स्वर को मैंने एक लाल घेरे में अंकित किया हुआ है और उसके ऊपर एक संख्या निश्चित की गई है। इसका मतलब आपको ये समझना है कि जो लाल घेरा जो है वह एक परिवार है और उसके अंदर जो स्वर है वह उस परिवार का सदस्य है। एक परिवार है, एक घर है, उसका सदस्य है और उस सदस्य का, उस परिवार का, उस घर का नंबर जो है ऊपर लिखा गया है। इस तरह से 5 परिवार है और हर परिवार में यहाँ पर 2-2 सदस्य निश्चित हैं। केवल री एक ऐसे स्वर है जिससे किसी तरह का कोई घर या संख्या नहीं दिया गया। इसका मतलब री का अपना कोई परिवार नहीं है, इसको इस तरह से माने। लेकिन इसका प्रयोग कैसे स्वर दीर्घ संधि में किया जाएगा या स्वर संधि में हम आने वाले जो संधियां पढ़ेंगे उसमें कैसे री का प्रयोग किया जाएगा, मैं आपको बताता चलूँगा। दीर्घ संधि में अब ध्यान दें, इस तीर को, ये तीर प्रथम पंक्ति की ओर बार बार इंगित कर रहा है। यानी दीर्घ संधि में केवल और केवल प्रथम पंक्ति के जो परिवार हैं उन परिवारों का ही हमें प्रयोग करना है। अब दीर्घ का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसको समझें। सामान्य तौर पर हम दीर्घ का अर्थ समझते हैं बड़ा, और बिल्कुल सही है कि दीर्घ का अर्थ है बड़ा। इसको इस तरह से समझें कि जब विद्यालय में पेरेंट टीचर मीटिंग होता है तो उस समय उसी परिवार का बड़ा सदस्य आमंत्रित होता है, बड़े सदस्य को आना पड़ता है। किसी दूसरे परिवार के बड़े सदस्य को हम नहीं ला सकते, यदि हम लाते हैं तो गलत हो जाता। ठीक इसी तरह से दीर्घ संधि में भी हम उसी परिवार के बड़े सदस्य को का ही प्रयोग करेंगे, किसी और सदस्य का प्रयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। मेरे पास एक शब्द है देव प्लस आलयम, देव जमा आलयम। जो पीले अक्षर में लिखा हुआ अक्षर है आपके यहाँ पर, वह प्रथम पद में और द्वितीय पद में शुरुआती अक्षर है आ। यदि वर्ण विच्छेद करें तो व में अ अक्षर है, स्वर है, और आलयम में आ स्वर है, प्रारंभिक स्वर आलयम का। ये दोनों जो स्वर है पहले परिवार से संबंध रखते हैं, यानी ये परिवार संख्या 1 से संबंध है। और जब हम इसका संधि करेंगे तो उसी परिवार का, यानी परिवार संख्या 1 का जो बड़ा सदस्य है, यानी जो दीर्घ स्वर है, उस दीर्घ स्वर का यहाँ पर प्रयोग होगा। और ये दोनों स्वरों की जगह पर देव के अ और आलय के आ स्वर की जगह पर परिवार संख्या 1 का जो दीर्घ स्वर है, जो बड़ा सदस्य है, उस बड़े सदस्य का प्रयोग होगा। तो इस तरह से मेरे पास जो संधि होने के बाद जो नया शब्द बनता है, एक शब्द बनता है, वह देवालयम। दूसरा उदाहरण आप देखें, पद जमा अर्थ। पद का जो प्रथम पद है उसका द का अंतिम वर्ण जो है वह है अ, और द्वितीय पद अर्थ का प्रथम वर्ण है अ। यानी ये दोनों ही अक्षर प्रथम परिवार से संबंध रखते हैं। जब संधि करेंगे
तो पेरेंट टीचर मीटिंग की तरह उसी परिवार का बड़ा सदस्य यहाँ पर आएगा और वो बड़ा सदस्य या दीर्घ स्वर जो है वह है आ। तो इन दोनों अक्षरों को अ और अ को रिप्लेस कर देगा आ और नया शब्द बनेगा पदार्थ। दूसरा ई और ई दूसरे परिवार से यदि मैं बात करूं तो मेरे पास एक शब्द है मुनि प्लस इंद्रः। आप देखें प्रथम पद जो है मुनि, मुनि का अंतिम वर्ण है ई, ह्रस्व ई, और द्वितीय पद का प्रथम स्वर है ई। यानी आप ध्यान दें तो दोनों जगह द्वितीय जो घर है, दूसरा घर है, उस घर से संबंध रखते हैं। और पेरेंट टीचर मीटिंग की तरह जब हम यहाँ पर संधि करेंगे तो उसी परिवार का जो बड़ा सदस्य है दीर्घ स्वर वो यहाँ पर आएगा, उसको हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे और वो बड़ा सदस्य है बड़ी ई यानी दीर्घ ई। तो इस तरह से ये जो शब्द है मुनि प्लस इंद्रः, जब इस संधि में परिवर्तन करेंगे तो ये बन जाएगा मुनीन्द्रः। दूसरा शब्द मेरे पास है रजनी जमा ईशः। रजनी में अंतिम वर्ण है ई, दीर्घ ई, और ईशः का प्रथम वर्ण है वह है आपका दीर्घ ई। चूंकि दोनों जगह बड़े अक्षर हैं तो बड़ा सदस्य ही वहां पर आएगा और वो बड़ा सदस्य है दीर्घ ई। और इस तरह से इन दोनों अक्षरों को, दोनों स्वरों की जगह पर हम दीर्घ स्वर का यानी दीर्घ ई का प्रयोग करेंगे और वो उसके बाद जो नया शब्द बनेगा वह है हमारा रजनीशः। इसके बाद मैं बात करता हूं जो तृतीय घर है, जहां पर दो अक्षर हैं, दो स्वर हैं उ और उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। इनका प्रयोग कैसे करेंगे? मेरे पास शब्द है वधू जमा उपदेशः। वधू में अंतिम वर्ण है दीर्घ उ, उपदेशः का प्रथम वर्ण है ह्रस्व उ। आप देखें दोनों जगह एक ही परिवार से संबंधित अक्षर हैं, स्वर हैं, और वो जो स्वर है वह है परिवार संख्या 3 से संबंध रखते हैं। तो जब हम इसको संधि में परिवर्तन करेंगे तो उसी परिवार का यानी परिवार संख्या 3 का जो बड़ा सदस्य है वह बड़ा सदस्य यहाँ पर आएगा और वो बड़ा सदस्य है आपका दीर्घ उ। और वधू और उपदेश ये जो दोनों अक्षर हैं, इसका वधू का अंतिम अक्षर उ, उपदेश का प्रथम अक्षर उ, इसकी जगह पर अब दीर्घ उ का प्रयोग करके एक नया शब्द बन जाएगा, वो बनेगा वधूदेशः। दूसरा शब्द मेरे पास है सु प्लस उक्ति। यहां पर आप ध्यान दें तो सु का अंतिम अक्षर है तृतीय परिवार का ह्रस्व उ, और उक्ति का भी जो प्रथम अक्षर है वह है तृतीय परिवार का ह्रस्व उ। जब हम इसको बदलेंगे तो ये पेरेंट टीचर मीटिंग की तरह ये दीर्घ उ में परिवर्तन हो जाएगा, यानी उसी परिवार का बड़ा सदस्य का प्रयोग करेंगे, किसी और परिवार के बड़े सदस्य का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जो मेरे पास अब नया शब्द बनेगा सु प्लस उक्ति, तो वो बनेगा सूक्ति। इस तरह से हमने दीर्घ संधि के बारे में सीखा हमने। अब मैं आगे बात करता हूं भ्रातृ प्लस ऋणम। आप यहां पर देख रहे हैं भ्रातृ के जो अंतिम वर्ण है उसमें जो स्वर है वो री है, और ऋणम का प्रथम वर्ण है वह भी री है। अब इसका प्रयोग जो करना है कि चूंकि वहाँ पर कोई बड़ा अक्षर या कोई छोटा अक्षर है ही नहीं, ना उसका परिवार है, लेकिन हमें इसका भी प्रयोग करना है। तो एक बहुत ही साधारण तरीका है इस री का कि जब आप इसको प्रयोग करते हैं तो री, बड़ी री यानी दीर्घ री के लिए आपको री की मात्रा 2 बार लगानी है। आप देख रहे होंगे भ्रातृ में किस तरह से 2 बार री की मात्रा लगाई गई है। जब आप इस तरह से 2 री की मात्रा लगाते हैं तो वो दीर्घ री में
परिवर्तन हो जाता है। तो ये मेरे पास एक नया शब्द बन जाता है भ्रातृणम, दीर्घ संधि में। अब मैं बात करता हूँ विच्छेद, कि किस तरह से एक शब्द को दो भिन्न भिन्न शब्दों में विच्छेद किया जाए और अर्थपूर्ण। तो इसके लिए मेरे पास जो शब्द है वह है परमार्थ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि सबसे पहला जो स्वर की मात्रा है वो कौन सी है। सबसे पहले स्वर की मात्रा हमारे पास यहाँ पर है आ की मात्रा। इसका मतलब आप आ की मात्रा को जब आपको मिल जाए पहले स्वर की मात्रा, उस मात्रा को आप काट दीजिए, जो यहाँ पर पीली लाइन से दिखाया गया है। कटते ही आपके पास दो शब्द आ गए आपके पास। पहला शब्द है परम, दूसरा शब्द है रथ। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देने वाली बात है, परम जो है ये अपने आप में अर्थपूर्ण शब्द है, इसका कोई अर्थ निकलता है, क्योंकि संधि जो है अर्थपूर्ण, दो भिन्न भिन्न अर्थपूर्ण शब्दों से ही संधि का प्रयोग किया जाता है। परम का अपने आप में अर्थ है, लेकिन लाल अक्षर में जो लिखा गया शब्द है ये इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, और इस स्वर अक्षर से पहले कोई स्वर नहीं है, जबकि स्वर होना चाहिए। तो आप देखें कि आ की मात्रा किस परिवार से है। जब आप इस पे ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि आ की मात्रा है परिवार संख्या 1। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रथम पद में अंतिम अक्षर में अ या आ का होना आवश्यक है। परम में अ है, इसका अपना अर्थ भी है, लेकिन जो दूसरा पद है उसमें भी अ या आ होना चाहिए, और एक दोनों में से कोई एक ऐसा अक्षर जिससे इसका अर्थ निकल सके। तो जब हम इस तरह से समझेंगे तो फिर मेरे पास एक नया शब्द बनेगा, और वह बिल्कुल सटीक अर्थ के साथ यहाँ पर आएगा, और वह है परम जमा अर्थ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि परम का भी अपना मीनिंग निकलता है और अर्थ है इसका भी अपना अर्थ निकलता है। तो ये आपका विच्छेद हो गया। दूसरा शब्द मेरे पास है विद्याभ्यासः। अब यहाँ पर भी आप देखें जो सबसे पहले जो स्वर की मात्रा है, अब ध्यान देने वाली बात है कि स्वर की मात्रा वी में ई की मात्रा है। यदि आपने ई को कट कर दिया तो आपके पास दो शब्द चाहिए, एक तो वद्याभ्यास मिल जाएगा, लेकिन एक शब्द आपको नहीं मिलेगा। चूंकि यहाँ दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं, तो जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर की मात्रा आपको ढूंढनी है, और सबसे पहले जो दीर्घ स्वर की मात्रा है वह है आ। विद्या के बाद आ की मात्रा। यहां पर जैसे ये कटा, आपके पास दो शब्द अलग अलग आ गए। एक शब्द आता है विद्य, एक शब्द है भ्यासः। दोनों अक्षर लाल रंग से लिखे हुए हैं। इसका मतलब विद्य का अपना कोई अर्थ नहीं है, यह भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, और भ्यासः यह भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात है कि विद्या का जो आ है यह है आपके प्रथम पद से, प्रथम परिवार से। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्य में प्रथम अक्षर से, प्रथम परिवार से किसी अक्षर का उपस्थिति यहाँ पर अनिवार्य होनी चाहिए। चूंकि अ है, अ से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो आपको उसी परिवार का दूसरा अक्षर यानी आ का प्रयोग आपको करना है। आ का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है विद्या। और अभ्यास, अभ्यास से पूर्व यदि आपने अ का प्रयोग कर दिया तो वो बन गया अभ्यास। दोनों पदों का अब अर्थ निकल जाता है। तीसरा उदाहरण मेरे पास है लघुर्मी। इसमें भी यदि आप ध्यान दें तो सबसे पहले जो स्वर की मात्रा है आपको उसे पहचानना है, और वह स्वर की मात्रा है ऊ, दीर्घ ऊ, जिसे इसने कट किया। अब मेरे पास कट होते ही ये जो पीली रेखा है, इस पीली रेखा से आप देखें दो शब्द आपके पास आ जाते हैं, दो बीच अलग अलग हो गए। ये दो शब्द हैं लघ प्लस रमी। अब लघ का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, रमी का भी कोई अर्थ नहीं है, तो
इस तरह से यदि हम संधि करते हैं तो ये संधि मेरा गलत है। चूंकि हमें संधि सही करना है, अर्थपूर्ण शब्द चाहिए। अर्थ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, जो ऊ है, दीर्घ ऊ, वह किस परिवार का है, पहले आप इसको देखें। वह है परिवार संख्या 3 का। इसका अर्थ ये हुआ कि लघु शब्द के अंतिम अक्षर यानी वो घ में तीसरे परिवार का कोई सदस्य होना चाहिए, या तो ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ होना चाहिए। और रमी जो है उसका प्रथम अक्षर, प्रथम स्वर भी उसी परिवार से, परिवार संख्या 3 से ही होना चाहिए। जब हम इस तरह ध्यान में रखेंगे और इसको करेंगे तो मेरे पास जो शब्द आता है वो है लघु प्लस ऊर्मी, यानी लघु में छोटा ऊ यानी ह्रस्व ऊ आते ही ये बन गया लघु, जिसका अपना अर्थ है छोटा। और रमी से पूर्व मैंने दीर्घ ऊ का प्रयोग किया, ऊर्मी, जिसका अर्थ है लहरें। तो ये मेरे पास अर्थपूर्ण शब्द बन गया और इसका सही तरीके से संधि विच्छेद भी हो गया। कुछ और उदाहरण मैं लेता हूं। मेरे पास अगला जो शब्द है वह है गिरिंद्र। प्रथम स्वर दीर्घ स्वर, ध्यान दीजिए, प्रथम दीर्घ स्वर, सबसे पहला दीर्घ स्वर को आप ढूंढना है। और वो जो सबसे पहला दीर्घ स्वर है वो है गिरी का री में ई की मात्रा, दीर्घ ई। आपने काटा, कट करते ही आपके पास 2 शब्द आ गए, एक तो गिर, दूसरा आधा न अद्रह। अब आप यहां पर देखें कि जो दीर्घ ई है यह किस परिवार का है, परिवार संख्या 2। इसका अर्थ ये हुआ गिर में भी अंतिम स्वर होना चाहिए परिवार संख्या 2 से, और द्रह में प्रारंभिक शब्द, प्रारंभिक अक्षर होने चाहिए परिवार संख्या 2 से। यानी दोनों जगह ह्रस्व ई या दीर्घ ई का प्रयोग, कोई ना कोई ई का प्रयोग ही होना चाहिए, तभी आपका यह संधि बनेगा। और इस तरह के प्रयोग करेंगे जिससे दोनों का अपना अर्थ निकल सके। तो ये मेरे पास जो नया शब्द बनेगा, आप देखें, गिरी जमा इंद्र। गिरी मतलब पर्वत, इंद्र इंद्र देवता के बारे, जिसके बारे में हम जानते हैं। तो मेरे पास ये दोनों शब्द अर्थपूर्ण शब्द निकल गए संधि विच्छेद के बाद। अगला जो शब्द है वह है मुनीशः। यहां पर भी आपको दीर्घ स्वर, सबसे पहला दीर्घ स्वर आपको देखना है, और वह है मुनि में ई की मात्रा। मेरे पास 2 शब्द आ गए, और वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? मुन प्लस शह। चूंकि दीर्घ ई परिवार संख्या 2 से संबंध रखता है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो लाल रंग में लिखा हुआ है मुन अशा, यानी दोनों ही गलत हैं, दोनों का अपना अर्थ नहीं है। तो परिवार संख्या 2 का कोई सदस्य यहाँ पर आना चाहिए, चाहे दीर्घ या ह्रस्व, दोनों जगह। मुन में न में अंतिम वर्ण और श से पहले। तो वो मेरे पास जो नया शब्द आएगा वो बनता है मुनि प्लस ईशः। मुनि में छोटे ई की मात्रा, जाना पहचाना शब्द है। और ईशः में दीर्घ ई, मुनि मतलब सन्यासी, ईश मतलब भगवान। ये आपके पास अर्थपूर्ण शब्द निकल गए, और अर्थपूर्ण शब्द निकलते ही आपकी संधि यहाँ पर पूर्ण हो जाती हैं। दूसरा शब्द है मेरे पास सरयूर्मी। प्रथम दीर्घ स्वर आप इसमें भी देखें तो ये है आपका दीर्घ ऊ। 2 शब्द आपके पास हो गए, एक सरय और एक रमी। लाल अक्षर में है, इसका मतलब ये दोनों अभी गलत हैं, दोनों का अर्थ नहीं निकल रहा है, सरय का कोई अर्थ नहीं है। चूंकि दीर्घ ऊ परिवार संख्या 3 से संबद्ध है, तो इसका अर्थ ये हुआ सरय के य के में किसी तीसरे परिवार के किसी सदस्य का होना अनिवार्य है। और दूसरा जो पद है उसमें भी प्रारंभिक अक्षर तीसरे परिवार से ही होना चाहिए, तभी दीर्घ ऊ संधि में बनता है। तो जब हम उसी परिवार, दोनों जगह एक ही परिवार के अक्षर का प्रयोग करेंगे, चाहे वो दीर्घ हो या ह्रस्व हो, ये आप देखना है। तो ये जो नया शब्द बनता है, ये बनता है सरयू प्लस ऊर्मी। सरयू सरयू नदी का नाम है, ऊर्मी लहरें। तो ये आपके पास अर्थपूर्ण शब्द निकला और आपका संधि विच्छेद हो गया। दूसरा शब्द है मेरे पास कदापि।
अब इसमें भी आपको इसी तरह से जो प्रथम दीर्घ स्वर है उसको आपको पहचानना है, और वो है आ। कदा में आ, द के बाद जो स्वर है वो है दीर्घ स्वर। कट किया, आपके पास दो शब्द आ गए, कद जमा पी। लाल अक्षर में है, अर्थ नहीं है। अब आ जो है यह आपका प्रथम परिवार से संबंध रखता है। इसका अर्थ ये हुआ, लाल अक्षर में लिखा हुआ है, गलत है दोनों जगह। तो प्रथम परिवार का कोई अक्षर कद के अंतिम वर्ण के साथ यानी द के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, और पी के पूर्व में, पी से पूर्व उसी परिवार का परिवार संख्या 1 से ही कोई सदस्य होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो फिर आपका संधि सही हो जाता है। तो चूंकि ये परिवार संख्या 1 से है, दोनों जगह परिवार संख्या 1 का ही अक्षर होगा, तो मेरे पास नया शब्द बनेगा कदा जमा अपी। कदा में आ की मात्रा यदि देखें तो परिवार संख्या 1 से है, और अपी में प्रथम अक्षर अ वह भी परिवार संख्या 1 से ही है। तो इस तरह से ये आपका संधि जो दीर्घ संधि है वह पूर्ण हो जाता है। यदि आप इसी तरह से प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान में रखकर कि दीर्घ का अर्थ क्या है, और जो आप ऊपर जो स्वर देख रहे हैं उसी क्रम में आप उस स्वर को कहीं पर लिख लीजिए, और इस तरह से समझते हुए यदि आप इसको प्रयोग करते हैं, दीर्घ संधि का प्रयोग करते हैं, तो आप बहुत ही आसान तरीके से दीर्घ संधि को सीख सकते हैं। दीर्घ संधि नहीं बल्कि आने वाले जो मैं अपने वीडियोज़ में बताऊंगा, जो दूसरी संधियां हैं स्वर संधि, उनके बारे में भी बताऊंगा। केवल इन्हीं तरीकों से मैं आपको अन्य संधि का प्रयोग भी बताऊंगा। धन्यवाद।